हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th का एनसीईआरटी का हिस्ट्री देखेंगे। क्लास 7th का हमारा ये पहला चैप्टर है, ये हम सीटेट के लिए कर रहे हैं। पहले हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी और एक मैराथन वीडियो बनाया, उसमें पूरी प्रीवियस ईयर कराई। और क्लास 6 7th की जो है ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो गई, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। 8 की शुरू की है, तो आप लोग उसको जरूर से देखिएगा। बिना ब्रीफ में पढ़े और क्वेश्चन करे एसएसटी जो है सेकंड पेपर पास करना मुश्किल है। तो फिर आप शुरू करते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे। जो हमारा ये चैप्टर है, इसका नाम है प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसको हम देखते हैं। इसमें कह रहा है मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पे नजर डालिए। ये मानचित्र 1 है, ये वाला जो है हमारा, ये मानचित्र 1 है, और ये वाला जो है ये मानचित्र 2 है। अब इसके बारे में देखते हैं। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेता अल इद्रीसी ने 1154 में बनाया था। मानचित्र 1 जो है अरब भूगोलवेता जो है अल इद्रीसी ने 1154 ईस्वी में बनाया था। ये जो नक्शा है, यहाँ जो नक्शा दिया गया है वो उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मतलब ये भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। और इसको किसने बनाया था? अल इद्रीसी ने 1154 में। यहाँ से क्वेश्चन आता है मानचित्र 2। मानचित्र 2 अभी हमने जो दिखाया आपको, एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 ईस्वी में बनाया था। दोनों नक्शे जो है एक ही इलाके की थे, मतलब एक ही जगह के थे, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। उनमें जो है काफ़ी अंतर है। अल इद्रीसी के नक्शे पर दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ आज हम उत्तर भारत में ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। मतलब उन्होंने जो बनाया था कि उत्तर को मतलब ये जो नॉर्थ है हमारा अभी इस टाइम, इन्होंने इसको साउथ बनाया था, और श्रीलंका को जो है वो इधर साइड बना दिया था। इस तरह से वो बनाए थे। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं, मतलब जगहों के नाम जो है ये अरबी में दिए गए हैं। आप समझ नहीं पाएंगे ना, तो मैं समझ पाऊंगी। उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मतलब कि इसमें जाने पहचाने भी नाम है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। अब हम पढ़ तो नहीं पाएंगे क्योंकि हमें अरबी लैंग्वेज आती नहीं है, जिसको आती है वो समझ जाएगा। और उत्तर प्रदेश का कन्नौज जो था इत्र के लिए बहुत पहले से ही फेमस था। और यहाँ पे जो हर्षवर्धन थे, उन्होंने मतलब यहाँ उनकी जो हर्षवर्धन थे उनकी राजधानी भी थी, तो बहुत ज़्यादा फेमस था कन्नौज। मानचित्र 2 जो है ये पहले मानचित्र के बनने लगभग 600 वर्ष बाद बना था, क्योंकि वो 1154 में, याद रखिएगा 1154 में बना था, और ये जो है 1720 ईस्वी में, तो 600 वर्ष बाद बनाया गया था। इस कालावधि में महाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा क्योंकि ये पास का है। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारे में ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। मतलब जो यूरोप के व्यापारी हैं या फिर समुद्री यात्री इस नक्शे का जो है यूज़ करते थे। 18वीं सदी के प्रारंभ में ग्यूलाम द लिशर के एटलस न्यूए के अनुसार उपमहाद्वीप, मतलब ये महाद्वीप है, उपमहाद्वीप। इतनी महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। मतलब जब दूसरी बार मानचित्र बना तो ये एकदम बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शे और लेखा का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है। मतलब जब इनके बारे में इतिहासकार पढ़ते हैं तो ये पहले के मानचित्र भी देखते हैं, अभी के देखते हैं, और फिर उसका मतलब ब्रीफ में अध्ययन करते हैं कि पहले उस टाइम पे क्या था, अब कैसा है, तो किस तरह से, इस तरह मतलब कि नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? मतलब कि समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों का क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं मिलते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख में बहुत तरह के, मतलब देखो, भाषाएं मिलती हैं, जैसे प्राकृतिक हो गई, संस्कृत हो गई, तमिल हो गई, इस तरह के। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली, मतलब कि हर टाइम पे अलग अलग भाषाएं बदलती रही। क्योंकि जैसे वैदिक काल आया तो सब लोग संस्कृत बोलना स्टार्ट किए। मतलब संस्कृत तो सबको बोलना अलाउ नहीं था, जो आर्य थे उन्हें ही अलाउ था। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। मतलब कि मध्य युग की फारसी जो थी और अभी जो हमारी मॉडर्न टाइम की फारसी भाषा है उससे भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, इस समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी बदल जाते हैं। मतलब कि सिर्फ व्याकरण के साथ नहीं, अर्थ भी बदलता गया इन शब्दों का। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए, मतलब अपना हिंदुस्तान लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, मतलब हम भारत कहते हैं, लेकिन उस टाइम पे सब लोग हिंदुस्तान कहते थे। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों में से था।
पहले तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान का शब्द का प्रयोग किसने किया था? मिन्हाज सिराज ने। और इसने क्यों किया था, मतलब किसके लिए किया था? मतलब एक इतनी एरिया जो थे पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों के लिए बस हिंदुस्तान का प्रयोग किया था मिन्हाज सिराज ने। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे, और मतलब ये सब जो है दिल्ली के जो सुल्तान थे उसके अधिकार क्षेत्र में आते थे, इसलिए उसने प्रयोग किया था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। मतलब हिंदुस्तान शब्द में जो है साउथ इंडिया था, जो ये हमारा साउथ का साइड है, इस साइड का साउथ, तो ये कभी नहीं था। उनका यही था कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का जो था वो। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए। बाबर जो था हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इसलिए किया इस उपमहाद्वीप के भूगोल और पक्षी और यहाँ के निवासियों और संस्कृति मतलब जो थी हमारे यहाँ की, उसके लिए। यह प्रयोग 14वीं सदी के अमीर खुसरो के द्वारा प्रयोग हिंदे, मतलब जो ये अमीर खुसरो थे, ये बहुत ज़्यादा फेमस जो हैं कवि थे उस टाइम के। अमीर खुसरो जो थे ये हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक व राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। उस टाइम पे जो हमारा हिंदुस्तान था वहाँ पे राजनीतिक मतलब अर्थ नहीं जुड़ा था, बस ये मतलब कि जो एरिया था जहाँ पे सल्तनत का, जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे उनका अधिकार था, उससे बस मतलब था। किसी से भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। मतलब कोई भी शब्द अगर हम यूज़ करते हैं तो इतिहासकार को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनका अतीत में कुछ और ही वर्ड था। जैसे हिंदुस्तान का अभी हमने देखा, अभी हमारा हिंदुस्तान पूरा भारत है हमारा जो, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र था उसको माना जाता था। उदाहरण के लिए विदेशी, जैसे सीधा सादा शब्द ही ले लीजिए, मतलब विदेशी शब्द जैसे हो गया सीधा सादा ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मतलब विदेशी वही होता है ना हमारे लिए जो विदेश के हों और वो भारतीय ना हो। मध्य युग में, अगर हम मध्य युग में माने, किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। अगर मध्य युग की बात करें तो विदेशी वो होता था जैसे किसी अनजान व्यक्ति दूसरे जगह, दूसरे गांव से आता था, उसको लोग विदेशी कहते थे। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो थे हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा, इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। मतलब किसी भी नगरवासी के लिए जो वनवासी होते थे वो विदेशी होते थे। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। मतलब अगर एक ही गाँव में जैसे इतिहासकार हो गया या फिर कोई भी हो गया, एक ही धर्म मानने वाले लोग, वो एक दूसरे के लिए जो थे वो विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत, अब यहाँ से हम देखते हैं इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है हमने पिछले, मतलब देखो अभी क्लास 6 में, जैसे कि ये क्लास 7 के लिए है ना, तो हमने क्लास 6 में गुप्त वंश और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है। इस पुस्तक में मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो हमारी क्लास वो था, हमारा ये बुक है, इसमें हम 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठे करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेख, स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। मतलब कि इतिहासकार कोई चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं तो शिलालेख, सिक्का, स्थापत्य मतलब जो भवन निर्माण कला है, और लिखित सामग्री जो है एंशिएंट टाइम की, उस पर मतलब कि वो निर्भर रहते हैं, उसको पढ़ के फिर कंक्लूजन निकालते हैं। पर कुछ बातें पहले से ही काफ़ी भिन्न भी हैं, मतलब कुछ बातें भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के एक दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो लोग अलग अलग टाइप्स का यूज़ करते हैं। हम कागज़ का मूल्य देख लेते हैं। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास इतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला मतलब जिसे उसे ज़रूरत नहीं थी। उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। पांडुलिपि आपको पता है हिमालय के पास जो बुर्ज होता है उसके पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसको काट के बनाया जाता है। ये पांडुलिपि से क्वेश्चन जरूर आता है, आप क्लास 6 में पढ़े होंगे।
नहीं देखें तो आप वीडियो देख लीजिए। एक सदी बाद अगर आप कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो मतलब कोई एक सदी के बाद हम कोई चीज़, खाद्य पदार्थ, खाने वाली चीज़ जो है खरीदते हैं कि आपकी किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार वस्तु कागज़ में लपेट कर देता है। पहले तो उस टाइम पे कागज़ नहीं था और एक सदी के बाद देखो टाइम चेंज हो गया। अब मतलब कि वो है जो कागज़ में लपेट के देता है। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया। मतलब मैंने पहले देखा पहले कि कागज़ नहीं मिलता था तो उन्होंने क्या किया था, जो पांडुलिपि था उसको धूल के कागज़ का यूज़ किया था। लेकिन इस अगले वाला जो हमने पॉइंट देखा था उसमें क्या था कि कागज़ मिलने लगा था आसानी से और कागज़ जो था सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। मतलब बड़े पैमाने पर ये उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। जैसा कि हमने देखा था ये एंशिएंट टाइम पे लोग क्या करते थे, अभिलेख वगैरह जो थे मतलब कि वो पत्थर पे खुदवाते थे या पांडुलिपि पे लिखवाते थे। लेकिन इस टाइम पे ये लोग क्या करने लगे, जो धर्म ग्रंथ या शासकों के वृत्तांत हो गए या संतों के लेखन या जो भी था उस टाइम पे, ये लोग कागज़ का यूज़ करने लगे, कागज़ पे लिखने लगे। धनी व्यक्ति जो थे, धनी व्यक्ति शासक, जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। मतलब कि ये लोग पांडुलिपियाँ एकत्रित करके इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। उस टाइम पे फिर पांडुलिपि को ये लोग क्या करते थे, इकट्ठा करके जो लाइब्रेरी या फिर जिसको हम पुस्तकालय कहते हैं उसके अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत सारी जानकारी मिलती है। मतलब कि इन पांडुलिपियों से ही इतिहासकार को बहुत ज़्यादा मतलब जानकारी मिलती है। मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है, इनका प्रयोग भी मतलब कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, मतलब कि छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपि क्या जिसको हम नकलनवीश कहते हैं, उनके हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। अगर आपने कभी भी किसी मित्र के मतलब कोई भी हमारा जैसे फ्रेंड हो, किसी के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। अगर हम जैसे देखो अपने दोस्तों की स्कूल टाइम में जो थी बुक्स, होमवर्क था नहीं जाते थे, उनसे लेके लिख लेते थे, वो गलत भी लिखते थे, फिर हम उसको उतारते थे, बहुत मतलब मेहनत भी लगता था देख देख के लिखने में और गलत भी लिख लेते थे। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, जैसे कि मैंने बताया, मतलब उनकी लिखावट भी समझ नहीं आती और आपको मजबूर होकर उसी अंदाज में लिखना पड़ता था कि लिख लेते हैं क्योंकि ये सही होगा, क्योंकि ये गया था क्या लिखा है। फलस्वरूप आपके लिखे मतलब कि आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए में कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। मतलब आप देखो मेरे और दूसरे के लिखने में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता था। मतलब कि पांडुलिपि की प्रतिलिपियाँ जो बनाई जाती थी यही होता था। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल कर चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रहीं। अंततः एक मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। इससे बड़ी मतलब जो है कि अलग अलग बनती गई और ये सब मतलब कि डिफरेंट होती गई जो प्रतिलिपियाँ थी, और इससे बहुत बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न होगी क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती हो। मतलब कि सबने कॉपी करके ही लिखी है और जो मूल है वो शायद ही हमें कहीं मिलता हो। इसके मतलब हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता। बाद में जो मतलब लिपिक जो बनाए हैं प्रतिलिपियाँ उसी पे हम निर्भर हैं। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकार को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियाँ का अध्ययन करना पड़ता था। मतलब कि इतिहासकार जो थे उन्हें एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। मतलब लेखक भी अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। जैसे 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। मतलब कि जो जियाउद्दीन बर्नी इतिहासकार था उसने पहला अपना जो वृत्तांत था 1356 में लिखा था और उसके बाद 1971 मतलब कि उसके 2 वर्ष बाद फिर उन्होंने लिखा। लेकिन 1971 के इतिहासकारों को पहली बार वृत्तांत की ही जानकारी मतलब वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। मतलब कि जो 1971 के इतिहासकार थे उन्हें वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। मतलब उन लोग को पता भी नहीं था और ये कहीं पे लाइब्रेरी में से दबा हुआ पड़ा था। अब देखते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह।
सन 1700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि वो पूरे काल में बड़े पैमाने पर उन अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई, रहट, कताई में खर्चे, युद्ध में मतलब आग्नेय अस्त्रों, बारूद वाले मतलब जो हथियार होते थे आग वाले का इस्तेमाल किए जाते। मतलब कि इतने ज़्यादा जो है कि अलग अलग तरह से युद्ध में या फिर नई नई चीज़ों में, सिंचाई में, कोई भी चीज़ मतलब करते थे, कताई में जो खर्चे आते थे, इन सब में मतलब कि यूज़ होने लगा था। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। मतलब कि इस उपमहाद्वीप में अलग अलग तरह का खान पीन भी आया, जैसे कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। मतलब इन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी अपने साथ लेके आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। मतलब ये जो काल था आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा था। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। मतलब कि इस युग में जो था गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। औषध की तलाश में लोगों के झुंड दूर की यात्रा करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत अर्थात राजा का पुत्र से निकला। मतलब इसमें जो एक समुदाय बढ़ा था, जो मतलब था उनमें से एक, वो था राजपूत, जिसका नाम मतलब कि नाम है राजपुत्र, राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। मतलब जो कहते थे कि हम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रियों का काम यही होता था मतलब कि लोगों की रक्षा करना। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वो सेनापति और सैनिक भी आते थे। मतलब राजपूत के अंतर्गत सिर्फ राजा और सामंत ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। मतलब कि पूरे महाद्वीप में वो अलग अलग मतलब कि जो शासक थे उन शासकों की सेनाओं में जो है वो सेवारत थे, उन्हें हम राजपूत कहते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। मतलब कवि और जो चारण होते थे वो राजपूतों की आचार संहिता और उनकी शक्तियों और उनकी स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ इस युग में जो राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल किया वो थे मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। मुख्यतः लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति जो थी ये कायस्थ थे। आदि समूहों ने भी उठाया था। मतलब इन्होंने भी अपने जो समूह थे या फिर मतलब समुदाय को आगे बढ़ाया था। इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। मतलब जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। मतलब कुछ क्षेत्रों में धीरे धीरे हुआ और कुछ क्षेत्रों में बहुत तेज से और पूरी तरह हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ता था। मतलब पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासी जो थे मजबूर होकर उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता था। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए, और कुछ जो मतलब कि वनवासी थे वो जमीन की मतलब जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों को ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। ये बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। मतलब वो बड़े और जटिल समाज जो था उसके अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी, मतलब मजदूरी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी तो कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम भी करते थे। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन हो गई थी, और कुछ लोगों के पास उपजाऊ ज़मीन नहीं थी, वो लोग मवेशी पालते थे, और कुछ लोग खेती करने के बाद दस्तकारी मतलब कि कुछ और भी काम करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा लोग जातियों उपजातियों में बांटे जाने लगे। मतलब जैसे जैसे समाज बढ़ने लगा लोग जाति और उपजातियों में बांटने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिए जाने लगा। मतलब कि समाज में जो जैसा काम करता था उस तरह का उन्हें दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के
सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। मतलब किसके पास जैसे जैसे अभी आप मान लो जिसके पास जितना पैसा है उसका उस तरह से वैल्यू होता है, तो उस टाइम पे यही था। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और यानी किसी क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था, जिसे मतलब जाति पंचायत कहते थे। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वो किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी, मतलब किसी राज्य की एक छोटी इकाई होती थी। अब हम देखते हैं क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक, मुगल। मतलब कि जैसे कि अध्याय 2, अध्याय 3, मतलब चैप्टर 2, 3 और 4 जैसे बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। मतलब कि ये जो क्षेत्र होते थे इनके मतलब बहुत ज़्यादा इनके अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र आते थे, जैसे कि चोल भी थे, मुगल भी थे और मतलब तुगलक वंश जो थे वो भी। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने जो दिल्ली का सुल्तान जो था वो गयासुद्दीन बलबन, वो 1266 से लेकर 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति मतलब में एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। मतलब कि एक प्रशस्ति में बताया गया है कि वो बहुत बड़ा मतलब कि शासक था और उसका साम्राज्य जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, जो पूर्व में बंगाल मतलब गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी मतलब गजनी तक फैला हुआ था। पूर्व में बंगाल से लेकर और पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आता था, मतलब कि जिसमें दक्षिण भारत भी आता था, साउथ इंडिया, गौड़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग जो थे उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे, मतलब हार जाते थे उसके। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को मतलब इतिहासकार जो है विजय अभियान के इन दावों के अति यशोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं, मतलब कि समझने की कोशिश करते हैं कि शासक लोग जो थे इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते थे, मतलब क्यों करते रहते थे। वो ये इसलिए करते थे क्योंकि अपना दिखाना चाहते थे। मैंने बताया था कि अभिलेखों के बारे में राजा क्यों मतलब लिखवाते थे, इसलिए कि वो दिखाना चाहते थे कि हम कितने शक्तिशाली हैं, हमारे साथ हमारे पास क्या क्या चीज़ है, क्या क्या कैसे कैसे कवि हैं, इस तरह का, क्योंकि अभिलेख से ही तो पता चलता है। सन 1700 तक कई क्षेत्रों के अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषता स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी, मतलब अभी चैप्टर 7 जो है वो होगा उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे, मतलब कि समान रूप से कोई भी साम्राज्य एक तरह से स्थिर नहीं, मतलब कि बस वही साम्राज्य रहेगा ऐसा नहीं है। उसके पतन के बाद दूसरा आ जाता था, बस एक ही साम्राज्य हमेशा नहीं रहता था। 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के ढलान पर फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। जब मुगल वंश मतलब कि अपने पतन पे होने लगा तो क्षेत्रीय राज्य जो थे वो फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था। उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों से उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न थी, कुछ एक समान थी, मतलब कि परंपराओं से पता चलता है कि अलग अलग थे। जैसे कि कुछ परंपरा एक दूसरे से मिलती थी, कुछ परंपरा जो थी भिन्न थी। ऐसी परंपरा हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म, इसको हम लोग देखते हैं। इतिहासकार की जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए, मतलब धार्मिक परिवर्तन मतलब बहुत सारे आए, बहुत ज़्यादा। दैविक तथ्यों में लोगों की आस्था कभी बिल्कुल ही मतलब व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का
सामाजिक संसार बदलता गया वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जैसे हिंदू धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव। इन परिवर्तनों में से कुछ थे: नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मण का मतलब जो थे उनका बढ़ता महत्व, बढ़ती सत्ता आदि। मतलब कि हमारे धर्म में भी जो था, संस्कृत के ग्रंथों का ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का आदर होता था, मतलब कि क्योंकि इन्हें संस्कृत का ज्ञान होता था। इनके संरक्षक थे नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता गया। मतलब ब्राह्मण का जो दबदबा था, शासक लोग जो थे वो चाहते कि उनकी मान प्रतिष्ठा और बढ़े, यज्ञ वगैरह करवाते थे, तो इस वजह से ब्राह्मणों का और मतलब कि वर्चस्व बढ़ता गया। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना ऐसे प्रमेल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिसे पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। मतलब चैप्टर 6 जो है उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए धर्मों का मतलब कि आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में भारत में जो है पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों के अर्थात उलेमा को संरक्षण देते हैं। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह की व्याख्या करते थे। मुसलमानों में भी कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिसम्मत नेता मानते थे। मतलब कि जो पैगंबर साहब के दामाद थे अली को मुसलमान का विधिसम्मत नेता मानते थे। और कुछ सुन्नी थे, मतलब जो कुछ सुन्नी लोग थे, मुस्लिम में भी शिया सुन्नी होते हैं, जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। मतलब कि आरंभिक दौर में इस्लाम के जो इस धर्म का नेतृत्व करते थे वो लोग खलीफा कहलाते थे। आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी जो है नए सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिली हैं। समय और इतिहास के कालखंड पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी ये केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकता है। मतलब दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अगर हम अतीत की बात करें, यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाला कुछ बड़े हिस्सों, युगों तथा कालों में बांटा जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युग में बांटा था। मतलब ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप लोग याद रखिएगा। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर तो हमें पता चल जाएगा। 19वीं सदी के मतलब मध्य जो अंग्रेज इतिहासकार थे वो भारत के इतिहास को 3 युग में बांटे थे: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मतलब हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन जो है होता है, और अर्थव्यवस्था, समाज और सांस्कृतिक और कई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत की विभिन्न कालखंडों की विशेषता को तय करते हैं। मतलब कि आर्थिक और राजनीतिक की जो मतलब कालखंड है उसके आधार पर इतिहासकार इसकी विशेषता को तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी संग्रह, प्रारंभिक दौर, कृषि कर्मी, शहरों और गाँव के निवासी, प्रारंभिक दौर, राज्य और साम्राज्य। मतलब अभी हमने क्लास 6 में जो पढ़ा है। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उस मध्यकालीन इतिहास उसे कहा जाता है। मतलब ये बच्चों के लिए कहा गया है, लेकिन हमें तो अभी पढ़ना है इसी टाइम पे। इसमें आपको कृषकों, समाज के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विशेष यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी।
भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे। आखिरकार 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न था। इसलिए इस काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। मध्य काल की तुलना में प्राय आधुनिक काल से की जाती, मतलब मध्य काल की तुलना जो है वो आधुनिक काल से की जाती। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्य काल रूढ़िवादी था, उस दौरान कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, क्योंकि परिवर्तन तो हुआ था मध्य काल में भी। तो हमारे ये जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगला चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम ये चैप्टर मतलब खत्म करने से पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आए हुए थे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ मध्यकाल में विदेशी शब्द प्रयुक्त होता था। अभी हमने पढ़ा है गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो, ये एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग जो दूसरे के लिए शब्द प्रयोग करते थे। नहीं, मतलब देखो एक ही गांव में जो लोग रहते थे वो सेम होते थे, लेकिन अगर किसी एक गांव में मतलब दूसरे गांव से अनजान व्यक्ति आ जाता था तो उसे विदेशी कहते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है। अगला जो क्वेश्चन है, मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत। निम्नलिखित में कौन सा समूह वर्ग इसमें शामिल था, मतलब कौन सा शामिल था? सामंत, सेनापति। जो राजपूत थे, इसका अर्थ था राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। इसमें जो शामिल थे, सामंत भी शामिल थे, हमने भी पढ़ा, सेनापति और सैनिक भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 2, 3। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो आपको पता है रहट का प्रयोग जो होता था सिंचाई के लिए किया जाता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखना है हमें, निम्न कथनों पर विचार की। मिन्हाज-ए-सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। नहीं, उसने अभी हमने देखा था वो क्या था, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के क्षेत्र थे। और दूसरा जो है वो दिया है, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप में भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों का सांस्कृतिक वर्णन करने के लिए किया। ये सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। अगला ये हमारा जो क्वेश्चन है ये 2019 में आया हुआ है, इसी से आया हुआ है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी हमने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। इसमें कथन ए और बी दिया हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसे कालाविधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का एक ही मतलब धर्म एक ही मात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। ये मतलब कि जो वो थे ब्रिटिश इतिहासकार, मतलब अंग्रेज इतिहासकार, उन्होंने कहा था लंबी समावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से को यह निश्चित तिथि काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो इसके बारे में आप बताइए कौन सा सही, क्योंकि अभी हमने इसको पढ़ा है, जस्ट पढ़ा है, और आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं एक बार और, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बाद आप आंसर कीजिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है इस चैप्टर से, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नस्त लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है जबकि शिकस्त लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। और दूसरा जो है, अरबी फारसी जानकारी के लिए नस्तलिक लिपि को पढ़ना आसान नहीं था। तो ये गलत है, इसमें सिर्फ सही है ये। नस्तक लिपि जो थी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और शिकस्त लिपि जो थी बाईं से दाईं ओर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल ए। तो ये चैप्टर हमने पूरा फिनिश कर लिया और क्वेश्चंस भी कर लिया। अब हम ऐसे आगे करेंगे। अगला चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम पहला चैप्टर पढ़े, मतलब कि बस उसका बेस बनाने के लिए था पहला चैप्टर, लेकिन अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा।